आज का टॉपिक ये है कि स्वीडन में सेटल कैसे हुआ जाए। और ये उनके लिए है जो स्वीडन में हैं ऑलरेडी, और उनके लिए भी है जो स्वीडन आना चाहते हैं। तो आज से 12 साल पहले मैं स्वीडन एज ए स्टूडेंट आया था। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम ताबिश है और आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल ताशिफ़ाई पे। और पिछले कुछ दिनों से मैं काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बना रहा हूँ अबाउट स्वीडन। मैं स्वीडन में कोई 12 साल से रह रहा हूँ और यहाँ पर जॉब भी की है, अपना बिज़नेस भी रन कर रहा हूँ। तो अब आके थोड़ा टाइम मिला है और ये सोचा है कि थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो शेयर की जा सकती है, जो शायद किसी के काम आ जाए। तो इसलिए ये वीडियोस बना के मैं पोस्ट कर रहा हूँ। आइडिया ये है कि छोटे छोटे डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर 8-10 मिनट की वीडियो बनाकर एक प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन के साथ जो मैंने सीखा है, जो मैंने लर्न किया है, वो कैप्चर करके आप लोगों के साथ दिखाऊँ आपको अपने यूट्यूब चैनल पे। और अगर आपको कोई क्वेश्चंस हों तो यू कैन कांटेक्ट मी। डिस्क्रिप्शन में मेरी कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। और आज का टॉपिक ये है कि स्वीडन में सेटल कैसे हुआ जाए। और ये उनके लिए है जो स्वीडन में हैं ऑलरेडी, और उनके लिए भी है जो स्वीडन आना चाहते हैं। तो आज से 12 साल पहले मैं स्वीडन एज ए स्टूडेंट आया था। और 2007 में मैं जब स्टूडेंट आया था तो मैंने अपनी पहली कंपनी स्टार्ट की थी 2008 में। और मैं थोड़ा लकी रहा, अल्लाह ताला ने मुझे एक रास्ता ऐसा दिखाया कि उसमें मैं अपना बिज़नेस रन करता रहा। और सिंस दैन 2008 से आज तक मैं अपना बिज़नेस रन कर रहा हूँ। काफ़ी डिफरेंट टाइप के बिज़नेस किए हैं और उसमें मैंने कुछ वीडियोज़ अपनी बनाकर पोस्ट की हैं। अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हैं तो वो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, काफ़ी प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन वहाँ पे अवेलेबल है। जॉब्स कैसी हैं स्वीडन में उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन है। लेकिन यहाँ पे सेटल कैसे हुआ जाए और यहाँ की नेशनैलिटी कैसे मिलती है, तो उसका प्रोसेस बड़ा सिंपल सा है, सीधा सा प्रोसेस है। मैं आपको अपनी स्टोरी बता देता हूँ और उससे आप उसमें आपको बहुत सारे आंसर मिल जाएंगे। मैं यहाँ पर आया था 2007 में एज ए स्टूडेंट। और स्टूडेंट आने के बाद हमें, मेरी 2 साल की डिग्री थी। तो 2 साल के बाद या तो आप पाकिस्तान वापस जाएं या आप किसी और यूनिवर्सिटी में किसी और कोर्स में दाखिला लेके अपना स्टे एक्सटेंड करें। लेकिन उसमें आपको नेशनैलिटी और यहाँ की परमानेंट रेजिडेंसी नहीं मिल सकती। वो लेने के लिए आपको दो तीन तरीके हैं। दो तीन तरीके ये हैं कि वंस यू आर इन स्वीडन, जब आप स्वीडन में आ गए हैं तो या तो आपको कोई जॉब मिल जाए, आप जॉब करें। और जॉब इतनी हो कि आपको मिनिमम, मेरे ख्याल से आज भी वही है कि टैक्स कटने के बाद आपकी सैलरी इतनी हो कि टैक्स कटने के बाद मिनिमम आपके पास 13 से 14 हज़ार क्राउन आते हो। वो अगर आपके पास आ रहे हैं तो उसकी बेस पे आपको वर्क परमिट मिल जाता है। तो क्या करना है कि आपको अगर जॉब मिल गई है, जॉब के बाद आपको वर्क परमिट मिल गया है। वर्क परमिट मिलने के बाद आपको 4 साल जॉब करनी है, यानी कि 48 सैलरियों का आपके पास आए तो आपको यहाँ की परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती है। कि 4 साल आपने काम किया और आपके पास अ, आपने 48 सैलरियाँ रिसीव की तो आप परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। परमानेंट रेजिडेंसी के 5 साल के बाद, जिसमें ये 4 साल भी काउंट हो रहे हैं आपके और 1 साल वो वाला काउंट हो रहा है, आप यहाँ की स्वीडिश नेशनैलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि इधर का स्वीडिश का पासपोर्ट आपको मिल सकता है। ये वो ट्रैक है जो मुझे मिला था, जो मैंने अडेप्ट किया था। मैं जब आया था यहाँ पे, मेरी डिग्री के बाद मेरी जॉब हो गई थी। और उस जॉब के बाद मैंने 4 साल उस कंपनी में काम करने के बाद जब मेरी जॉब हुई तो मुझे फ़ौरन वर्क परमिट वीज़ा मिल गया, यानी कि मेरा स्टूडेंट वीज़े से वर्क परमिट का वीज़ा हो गया। और फिर उसके बाद 48 सैलरियों के बाद, यानी कि 4 साल के बाद, मैंने यहाँ का परमानेंट रेजिडेंस अप्लाई कर दिया। परमानेंट रेजिडेंस का मतलब यह है कि अब मैं यहाँ पर परमानेंटली एज लॉन्ग एज मैं जितनी जितनी देर रहना चाहूँ रह लूँ। जो वर्क परमिट है वो आपका हर 2 साल बाद रिन्यू होता था। तो वो परमानेंट रेजिडेंस लेने के बाद मुझे 1 साल के बाद मैंने यहाँ का नेशनैलिटी अप्लाई की और मुझे यहाँ की नेशनैलिटी मिल गई। ये तो है एक बात कि आप स्टूडेंट थे यहाँ पर, आपको जॉब मिली, आपने जॉब की 4 साल और उसके बाद आपने परमानेंट रेजिडेंसी ली और उसके बाद आपको यहाँ की नेशनैलिटी मिल गई। दूसरा तरीका है बिज़नेस का, कि आप यहाँ पर आए, आपने अपना बिज़नेस खड़ा किया। आप और मैं जानता हूँ, मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्हें इस तरह से यहाँ की नेशनैलिटी मिली कि आप यहाँ पर आए, आपने अपना बिज़नेस खड़ा किया। अपना बिज़नेस आपने स्वीडिश गवर्नमेंट को आपने ये बताना है कि जी मैं ये बिज़नेस करने लगा हूँ। पहला साल आपको एंटरप्रेन्योरशिप का वीज़ा मिलता है, एंटरप्रेन्योरियल वीज़ा मिलता है, कि नए बिजनेसमैन का वीज़ा मिलता है।
पहले साल में वो देखते हैं कि भी क्या आप अपना बिज़नेस सीरियसली रन कर रहे हैं या नहीं कर रहे। उसमें आपके पास बिज़नेस प्लान होना चाहिए, फाइनेंशियल प्लान होना चाहिए, आपको बताना है कि मैंने क्या बिज़नेस करना है। वो सारी इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, और वो उसमें अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो मुझे बताइएगा, मैं एक वीडियो अलग से बना दूँगा। उसमें आप 1 साल करते हैं, अपना बिज़नेस रन करते हैं। 1 साल बाद दोबारा आप स्वीडिश गवर्नमेंट के पास जाते हैं और अथॉरिटीज़ के पास जाते हैं। उन्हें कहते हैं देखें जी, मैंने 1 साल अपना बिज़नेस रन किया है और अब मेरा बिज़नेस चल रहा है। वो आपको 1 साल का और वीज़ा दे देते हैं, एज़ ए बिज़नेस वीज़ा। उसमें आपने अपना बिज़नेस ग्रो करना होता है, आपने ग्रोथ दिखानी है। ये नहीं कि आपने कुछ 100 मिलियन क्राउन का बिज़नेस कर लिया, लेकिन एक रीज़नेबल ग्रोथ है। और उसके पीछे भी आइडिया वही है, वो जो मैं बता रहा था कि आपके पास सारा कुछ टैक्स काटने के बाद एटलीस्ट 13-14 हज़ार क्राउन अपनी ज़ात के लिए बचता हो। क्योंकि वो ये देखना चाहते हैं कि हमारे ऊपर कोई बोझ ना बने। जो भी अपना बिज़नेस रन कर रहा है, वो कमा कर हमें टैक्स दे। ये ना हो कि वो उसको हम नेशनैलिटी दे दें और कल को वो हमारे सोशल में से वो पैसे लेना शुरू कर दें। तो वो ये देखते हैं कि यार बिज़नेस इतना, तो दूसरे साल में अगर बिज़नेस आपका इतना खड़ा हो गया है कि आप उसमें उसको बड़ा आप शो का आपने अपनी ग्रोथ शो की है, तो आपको परमानेंट रेजिडेंस मिल जाता है। तो ये फास्टेस्ट तरीका है अपना परमानेंट रेजिडेंस लेने का। उसके बाद आपको 5 साल पूरे करने। 2 साल ये थे, ठीक है, ये ऑलमोस्ट काइंड ऑफ वर्क परमिट ही होता है। फिर 3 साल अब आपको अपने परमानेंट रेजिडेंस के पूरे करने, मेरे ख्याल से ऐसा ही है, वो मैं डबल चेक कर लूँगा। और उसके बाद आप नेशनैलिटी अपनी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये हो गया दूसरा तरीका। पहला तरीका था वर्क परमिट, कहीं पे आपने जॉब ढूंढ ली, 4 साल जॉब की, 1 साल परमानेंट रेजिडेंस पे रहे और उसके बाद आपने अपनी नेशनैलिटी के लिए अप्लाई कर दिया। दूसरा तरीका था आपने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया, 2 साल अपना बिज़नेस रन किया, आपने गवर्नमेंट को या अथॉरिटीज़ को दिखाया कि मैं बिज़नेस कर सकता हूँ, मैं बिज़नेस ग्रो कर सकता हूँ, आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिली और उसके बाद आपको नेशनैलिटी मिल गई। तीसरा तरीका तीसरा भी एक तरीका है कि आपको किसी से लव हो जाए आपको कोई स्वीडिश पार्टनर मिल जाए, जो कि डिपेंडिंग ऑन आपको किससे लव हुआ है, किसी स्वीडिश लड़की से लव हो गया, या अगर आपको कोई स्वीडिश नेशनल होल्डर है, वट एवर, जो भी स्वीडिश नेशनल होल्डर है, कोई लड़का है, उससे लव हो गया आपको, तो आप क्या नाम लेते हैं, एज अ पार्टनरशिप स्पाउस वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ये सबसे आसान तरीका है। मैं जानता हूँ कुछ दोस्तों को, उन्होंने ऐसा भी किया, ऐसे भी नेशनैलिटी ली है। अपना अपना नसीब और अपना अपना तरीक़ाकार, अपना अपना बिलीफ है। तो ये हैं वो 3 तरीके। उसके अलावा असाइलम सीकर हैं यहाँ पे, उनकी मुझे बिल्कुल भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। उनकी ना तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानियों को मिलता भी नहीं है वो, और ना ही मुझे उसकी कोई इन्फॉर्मेशन है। लेकिन ऑफ कोर्स इनकी ये वेबसाइट है migrationsworker.se, इसके ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन है। तो स्वीडन में वीज़ा अप्लाई करने के लिए, यहाँ की नेशनैलिटी अप्लाई करने के लिए, यहाँ का वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए, जिस तरह के भी वीज़े हैं यहाँ पर अप्लाई करने के लिए, ये इनकी वेबसाइट है जो इस वक्त स्क्रीन पे आ रही है, migrationsworker.se। इसके ऊपर ये इंग्लिश में भी है, आप सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। यहाँ पर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिखा देगा। आजकल एप्लीकेशंस की टाइमिंग बहुत लंबी है, लाइक 2-2 साल का वेटिंग टाइम है डिसीजन आने से पहले। और ये भी मैं आपको बता दूं कि अगर आप स्वीडन में हैं और आपका लेट्स से दिसंबर में वीज़ा एक्सपायर हो रहा है और आपने अपना एप्लीकेशन एंटर कर दी है, दिसंबर में अपने वीज़ा एक्सपायर होने से पहले आपने अपनी एप्लीकेशन एंटर कर दी है, तो आप अब एलिजिबल हैं स्वीडन में ठहरने के अनटिल अनलेस आपका डिसीजन नहीं आ जाता। तो बहरहाल ये तरीका है स्वीडन में यहाँ की नेशनैलिटी लेने का। और मैंने उसमें आपको अपनी स्टोरी भी बता दी है और यहाँ पर सेटल होने का। और अगर आपके पास जॉब है या अपना बिजनेस है, ऑफ कोर्स आप जब यहाँ पर हैं, आप कुछ ना कुछ कमा रहे हैं, देन यू कैन बिल्ड अप। आपने हाँ घर कैसे लेना है, आपने गाड़ी कैसे लेनी है, आपने लोन लेना है अगर, तो उसका क्या प्रोसेस है, उसकी मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा। यहाँ पे लोन बहुत सस्ते हैं, पाकिस्तान की तरह बहुत महंगा लोन नहीं है, और बहुत इजीली मिल जाता है। उसकी रिक्वायरमेंट क्या है वो मैं आपको बता दूंगा। यहाँ के बैंक्स आपके लोन की कैपेसिटी को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, वो डिपेंड करता है आपका फैमिली साइज़ कितना है, आपकी इनकम कितनी है, कितना अर्सा हो गया आपको काम करते हुए, तो और उसके बेस पे आपको वो देते हैं। यहाँ पर कोई भी स्वीडिश बैंक आपको तब तक लोन नहीं देगा जब तक उनको ये नज़र नहीं आ जाएगा कि आप उनका लोन पे बैक नहीं कर सकते। तो वो सारा कुछ कंप्यूटराइज है, इकोनॉमी बड़ी ट्रांसपेरेंट है, डॉक्यूमेंटेड है। तो उसके लिए एक आधा वीडियो रखते हैं, वीडियो लंबी होगी, टॉपिक वो एक काफ़ी लंबा टॉपिक है।
तो ये तरीक़ाकार है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको ग्रो करने में मेरी हेल्प करें। अगर आपको मुझसे कांटेक्ट करना है तो आप इसी वीडियो के कमेंट्स में लिख सकते हैं अपने क्वेश्चंस को, और मैं कोशिश करूँगा कि उनको आंसर करूँ, और अगर उसके ऊपर एक पूरी वीडियो बन सकती हुई तो वीडियो भी बनाऊँगा। और अगर आप ने मुझे कांटेक्ट करना है विया फेसबुक, तो आप मेरे पेज पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी इन्फॉर्मेशन लिख दी है, और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ दूसरी वीडियोस के भी लिंक्स डाले हैं, जो कि मैं समझता हूँ एक इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं। जैसे स्वीडन में जॉब के क्या क्या हालात हैं, सैलरी कितनी है यहाँ पे अगर टैक्स आप पे करते हैं तो उसके बेनिफिट्स क्या हैं। उसके अलावा आप स्वीडन में डिफरेंट प्राइस लेवल क्या है, कितने पैसे आपको चाहिए होते हैं रहने के लिए। अभी मैं एक और वीडियो प्लान कर रहा हूँ डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर। मेरे पास ऑलमोस्ट पूरी एक लिस्ट है इस वक्त बनी हुई, जो कि क्वेश्चंस में लोगों ने मुझे पूछी और फेसबुक के पेज के थ्रू मुझे मैसेजेस करके पूछी है। तो मेरा ये ख्याल है कि इस इंफॉर्मेशन को शेयर करना चाहिए, और अगर किसी के वो काम आ जाए तो उसका कोई भला हो जाए तो उससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। इन दी एंड आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए एक दिल से अच्छी सी दुआ कर दें, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और मेरे इस चैनल को सपोर्ट कर दें। तो और वीडियोस में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।